हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ 15 ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8-9 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम 16 ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप सोल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है ट्राइसिल एमाइन। ट्राइसिल एमाइन Si S3 का होल थ्राइस n इज। इसकी आपको स्ट्रक्चर वगैरह पूछिए। ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा और इसकी नेचर एसिडिक होगी या बेसिक होगी। ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन का एक तरह से कंपाउंड है और इसके बारे में आपको जो भी स्ट्रक्चर है वो बतानी है। और ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, है ना, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ट्राइसिल एमाइन Si S3 का होल 3n इज ट्राइगोनल पिरामिडल एंड एसिडिक, या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल एंड न्यूट्रल, या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल और बेसिक, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर या वीकली बेसिक। ठीक है, आपके पास देयर आर 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, उसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसको कैलकुलेट करो। बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार ओलंपियाड में भी पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ाया था, याद है तो आपको, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो सोल्व कैसे होगा देखो, लेटेस्ट डिस्कस। देखो, आपके पास जो कंपाउंड है वो Si S3 का होल थ्राइस n है। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी स्ट्रक्चर हम बना ही सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन है, इससे 3 Si S3 का होल थ्राइस ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, तो 3 इससे Si S3 ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके सामने। ठीक है, आप देख सकते हो। यस, और नाइट्रोजन पे एक है लोन पेयर। ओके, ठीक है, हाँ जी, आपके सामने ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब यहां से आप यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ क्या है, कितने हैं, 1 2 3, 3 तो है सिग्मा और एक है लोन पेयर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और लोन पेयर है तो ये बेसिक भी होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक हो जाएगा। पर यहाँ से जो डायरेक्ट आप निकालोगे वो आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्यों आएगा गलत, क्या रीजन है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो और अपना हाइब्रिडाइजेशन का आंसर निकालते हो तो वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन का मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। उसका क्या रीजन है, देखो यहाँ पे जो ये बड़े ग्रुप है Si S3 है, ये काफी बल्कि ग्रुप है। ठीक है, देखो आपके सामने ये बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो मॉलिक्यूल अपनी शेप को चेंज करना चाहेगा यदि उसके पास कोई तरीका है तो। ठीक है, हाँ, मतलब कोई है उसके पास कुछ तो चेंज कर लेगा अपनी शेप को, है ना, प्लेनर होने की कोशिश करेगा। बिल्कुल प्लेनर होने की कोशिश करेगा, जैसे एंगल है 120 बन जाएगा। अभी एंगल कितना है, 109 से थोड़ा कम है ना, 107 के आसपास। ठीक है, जिससे ये क्या है, अभी काफी ज्यादा रिपल्सन है। ठीक है, तो ये अपने शेप को चेंज भी कर सकता है यदि इस पे किसके पास कोई तरीका है तो। अब आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या यहाँ पे कोई तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि सिलिकॉन के पास है वेकेंट 3D ऑर्बिटल। सिलिकॉन के पास क्या है, वेकेंट 3D ऑर्बिटल है। ठीक है, तीनों सिलिकॉन के पास क्या है, वेकेंट 3D ऑर्बिटल, आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, और ये लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल के बीच में है। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर और वेकेंट के बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो सिग्मा तो बना हुआ है, ठीक है, और क्या हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, याद करो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर, माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होने के चांस है, और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहाँ स्ट्रॉन्ग भी है, बिकॉज 3d2p बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्गर भी होती है, वीक भी नहीं होती। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इधर से भी हो सकती है ना, तीन ऑर्बिटल किधर से भी हो सकती है। इसका मतलब
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाएंगे तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा और कैसे बन जाएगी इसकी शेप अल्टीमेटली, अभी नाइट्रोजन, ठीक है, सिलिकॉन, SiS3, 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 ठीक है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए, बिल्कुल लोन पेयर वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, मतलब पाई बॉन्डिंग आ रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्डिंग आ गया, ठीक है। पाई बॉन्ड इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन से बन सकता है। तो हमने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे दिखा दिए गए। अब यहाँ पे एंगल है, ठीक है, वो कितना बन चुका है ना, इनके बीच में, बल्कि ग्रुप के बीच में 120 बन चुका है, ठीक है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो गई है। पहले तो रिपल्सन था, पहले एंगल कितना था आपका, बहुत कम था, है ना, 109 से 107 के बीच में था, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन काफी था, तो रिपल्सन की वजह से स्टेबल नहीं था कुल मिला के, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग हो गई है और बैक बॉन्डिंग से इसका हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हो चुका है, ठीक है। अब पाई, अब लोन पेयर है वो पाई में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, और शेप भी वही रहेगी, ठीक है। तो इसकी शेप वगैरह जो भी है वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। और मुझे बताओ इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, ये लेस बेसिक होगा या मोर बेसिक होगा, बिकॉज जो लोन पेयर है वो तो किधर जा रहे हैं, पाई बॉन्डिंग में जा रहे हैं, इसका मतलब लोन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइज होते हैं। और आपने ऑर्गेनिक पढ़ा, यदि लोन पेयर यदि कहीं पे भी डिलोकलाइज होते हैं तो वो कैसा होता है, वीकली बेसिक होता है। क्या होता है वो, वीकली बेसिक होता है। क्या होगा, वीकली बेसिक होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, देखो ट्राइगोनल पिरामिडल, एसिडिक गलत हो गया, बेसिक भी गलत हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर और वीकली बेसिक, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ पे आपको केमिकल बॉन्डिंग से जो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी। और बैक बॉन्डिंग कब होती है, ठीक है, जब कहीं पे रिपल्सन होता है, ठीक है, और रिपल्सन को मुझे स्टेबलाइज करना है, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग होती है। और बैक बॉन्डिंग दो ही टाइप की होती है, एक या तो होगी 2p पाई या 3d पाई 2p पाई होगी, ठीक है। बाकी 3p पाई क्या होती है, वीकर होती है, ठीक है। हाँ ये भी आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 3p पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, वो वीकर होती है, वो होगी नहीं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग में या तो 2p पाई सबसे स्ट्रॉन्गर है, या 3d पाई 2p पाई हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये थोड़े नॉन मेडिकल के क्वेश्चन है, ठीक है, जेई के, तो मेडिकल वाले बच्चे भी उसी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, मिक्स ऑक्साइड का मतलब ऐसा होता है कि एनहाइड्राइड का मतलब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एसिडिक ऑक्साइड होता है उसमें आप वाटर मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, कोई भी एसिड बनता है, ठीक है। और किसी एसिड से आप वाटर हटा दो तो एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिक्स ऑक्साइड होता है, देखो NO है, ठीक है, NO में तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये तो H2N2O बनाता है ना, न्यूट्रल होता है कुल मिला के, ये HNO3 प्योर बना सकता है। जबकि आपका जो NO2 होता है ना, उसमें खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर भी आप इसकी रिएक्शन जब वाटर से करवाते हो तो ये दो टाइप के एसिड बनाता है, एक HNO3 और एक HNO2, ठीक है। तो HNO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि HNO3 में +5 है। यहाँ पे दो टाइप के डिफरेंट ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या होता है, एक मिक्स ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मिक्स ऑक्साइड होता है। चलो अब कह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नोट्स का, ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, अमोंग PS3 NH3 PS3 ASS3 SbS3 विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, अमोनिया, PS3 ASS3 SbS3, आंसर दो, ये तो आप दे सकते हो, एजिटेज क्वेश्चन है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया भी था, रिड्यूसिंग एजेंट का जो कैरेक्टर होता है 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स में, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो हाइड्रोजन जल्दी निकल सकता है, ठीक है। तो SbS3 है वो सबसे नीचे है ना, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल।
नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। किस किस का थर्मल डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन गैस रिलीज हो सकती है? ठीक है, अब आपने पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हो, यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं दे सकते, सीधी सी बात ये है। ठीक है, हाँ, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, ठीक है, बिल्कुल नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है ना। अमोनियम नाइट्राइट से N2 + S2 होता है, और अमोनियम नाइट्रेट से यदि NH4NO3 आ जाता तो कौन सी गैस रिलीज होती? N2O होती। क्या होती? N2O। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सोडियम एजाइड है, तो एजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से बहुत ही प्योर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, और अमोनियम डाइक्रोमेट से भी क्या होती है? प्योर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस Cr2O3 प्लस आपका वाटर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड है जो नाइट्रोजन बनाने के काम आते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत थोड़ा सोचने वाला सा है। ठीक है, आप कर तो सकते हो। देखो, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मतलब पी ब्लॉक के, वो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की चीजें हैं वो ज्यादातर यूज में लाई जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है वो नॉन मेडिकल में पूछे जाते हैं, मेडिकल में तो नॉर्मली होते हैं। ठीक है, हाँ, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान होते हैं। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फिर अपना आंसर देना। 2 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, आपके पास 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, one is NO, second one is NO2, are allowed to react together, है ना। आपने NO और NO2 की दोनों की क्या कराई? रिएक्शन कराई, एट 243 केल्विन पे कराई, एंड फॉर्म ए कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कोई कलर्ड कंपाउंड बना। ठीक है, NO और NO2 की रिएक्शन कराने से, हीटिंग कराने से कोई कलर्ड कंपाउंड बनता है, X बनता है। ठीक है, व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट विथ वाटर टू यील्ड अनदर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन Y। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे कोई अलग कंपाउंड बन गया Y। द शेप ऑफ एनाइन ऑफ Y, जो Y का जो एनाइन है, अब Y के 2 पार्ट है, केटाइन और एनाइन है, तो एनाइन की शेप क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आउटलाइन ये है कि NO + NO2 की आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है, हीटिंग के टाइम पे, तो एक नाइट्रोजन का कंपाउंड X बना। इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराई, इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो कंपाउंड Y बना। तो Y का जो एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा आपको, एनाइन का क्या निकालना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये तो तभी निकालोगे ना जब आप NO + NO2 की हीटिंग से क्या प्रोडक्ट बनता है बताओ? X की क्या होगा? X क्या है? व्हाट इज X? निकालिए, X क्या है? करवाया हुआ है। X क्या हो सकता है? X नाइट्रोजन का कंपाउंड क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो NO और NO2 की रिएक्शन से क्या बना था? हमने नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बना था जिसका नाम था N2O3। ठीक है, क्या था? N2O3 हमने बनाया भी है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, अब N2O3 में जो नाइट्रोजन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन से स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, बताओ कौन सा एसिड बन सकता है ना। एसिडिक, ये एसिडिक भी है। N2O3 क्या है? एसिडिक है आपके सामने। ठीक है, और कलर्ड भी है। बताओ इसका हाइड्रोलिसिस करने से कौन सा एसिड बन सकता है? नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड बता सकते हो? कौन सा बनेगा? N2O3 है, इसमें नाइट्रोजन +3 में है, तो आपको नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्सी एसिड ढूंढना है जो क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड बताए थे मैंने आपको, H2N2O2, HNO2, है ना, HNO3। ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो HNO2 हो जाएगा, और क्या? HNO2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ कौन से स्टेट में है? +3 में है। हाँ, अब इसका एनाइन पार्ट और केटाइन पार्ट क्या है? HNO2 में H+ तो केटाइन पार्ट है, और NO3- है वो एनाइन पार्ट है। तो किसका इसके एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? अब इसमें है ना, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। यदि आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है तो आप आराम से कर सकते हो, यदि नहीं आता तो नहीं कर सकते, सीधी बात ही है। ठीक है, क्योंकि आपको इतना सिंपल तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप निकालना, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। बोलो, NO2- का क्या शेप हो सकता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? अभी भी अभी भी कुछ अभी भी कुछ लोग गलत ही बता रहे हो आप, मतलब मुझे कि ये आप नहीं बता सकते। अरे NO2- है, या तो इस फॉर्मूले से निकालो, Z = ½ उससे तो आपको निकालना नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्ट। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ऐड कर दो। मोनोवेलेंट कोई एटम है नहीं यहाँ पे, तो 0 हो गया। 6/2 3 आ गया। 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और लोन पेयर निकाल लो। लोन पेयर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम।
3 - 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो क्या बन जाएगी? जो शेप है वो क्या हो जाएगी आपकी? एंगुलर हो जाएगी। ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल, टेट्राहेड्रन, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसमें आपको शेप पूछा है, तो बाकी तो हो नहीं सकते, अब ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि शेप को और ज्योमेट्री को इसने सेम ही मान लिया है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, जो NO2 माइनस है वो इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर एंगुलर होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होना चाहिए एंगुलर, क्योंकि ये एंगुलर है। ठीक है, बट अब ज्योमेट्री और है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप ए ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हो। तो ए आ जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी आ जाएगा, इसका SbS3 आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो, आप जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब बात बैठेगी नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपको एक रिएक्शन का सीक्वेंस गिवन है, तो आपको जेड को रिकॉग्नाइज करना है। क्या रिएक्शन है? देखो, Na सोडियम NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो X बनाता है। ठीक है, फिर X की रिएक्शन N2O से करवाई तो Y बनता है। Y को हीट करते हैं तो जेड एक गैस प्योर बनती है ना, एक प्योर गैस बनती है। ठीक है, तो उस जेड को आपको रिकॉग्नाइज करना है। चलो करो, Na + NH3, उसके बाद X बना, X की रिएक्शन N2O से करवाई, Y बना, Y को हीट किया तो Z बना, और Z आपकी प्योर गैस है। तो कौन सी गैस होती है? N2, NH3, O2 और H2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, कई बार वर्बली भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा भी आपने सोच लिया, यदि आपको पूरी रिएक्शन भी नहीं आती फिर भी हम कई बार कर सकते हैं, बट तब तक नहीं करते हैं, तब तक नहीं करते, और क्या। प्रियो ने आंसर सही दिया है, जो भी दिया है। अब आप कई ऐसे सोचते होंगे, यार यार सोडियम + NH3 ये कहाँ से आ गया, ये तो अभी चैप्टर में पढ़ा है नहीं। अरे किसी ने किसी चैप्टर में पढ़ा हुआ आपका, एस ब्लॉक की मैंने बात की थी। जब एल्कली मेटल की रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया गैस से, तो एमाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एमाइड्स। ठीक है, दोबारा एक बार बता देता हूँ मैं, Na + NH3 तो बन जाएगा NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, इसकी रिएक्शन हमने करवाई N2O से, आई थिंक, है ना, तो बनेगा NaN3 सोडियम एजाइड प्लस वाटर, हाँ यही बना। ठीक है, हाँ ये बन जाएगा। अब सोडियम एजाइड की आपको क्या करानी है? आगे हीटिंग करवानी है। ठीक है, अब इसको हीट कराओगे तो कौन सी गैस बनती है? मैंने बताया था, एजाइड के हीटिंग से कौन सी गैस रिलीज होती है? N2। कौन सी होती है? N2। और N2 क्या है? यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही प्योर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो, सॉरी प्योर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, सिंपल सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? N2 आएगा। चलो अगला कर लो, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड, आपको ऐसा ऑक्सी एसिड ढूंढना है जिसमें पीएच बॉन्ड और पीपी बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो एक साथ। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑक्सी एसिड है जिसमें पीएच और पीपी बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो? ए ऑप्शन आपका H4P2O5, बी ऑप्शन है H4P2O7, सी है H4P2O6, डी है नन ऑफ दिस। ये पायरो फॉस्फोरस है, ये पायरोफॉस्फोरिक है, और ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। तीनों की कल स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस की थी। तो आपको उसमें से ऐसा कौन सा ऑक्सी एसिड है जिसमें पीपी बॉन्ड है ना, पीपी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है। ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। तो ये आंसर आपको बताना है। चलो स्टार्ट करो, टाइम ले सकते हो आप, आपके लिए टाइम है 3 मिनट्स। ठीक है, सही से बताना, ठीक है, गलत मत करना। ठीक है, 3 मिनट्स आप ले सकते हो, 3 मिनट आराम से ले सकते हो, तीनों की स्ट्रक्चर बना सकते हो और अपना एनालिसिस आंसर करो। जिसमें पीपी और पीएच बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। अब तक आंसर नहीं आ रहा है कुछ?
हाँ, एक बच्चे का आंसर आया है H4P2O7 गुरमेर सवाल, वेरी गुड। H4P2O7, H4P2O6, DNN of these। ज्योतिका, ठीक है। देखो फिर से स्ट्रक्चर मैंने बताई, फिर भूल गए। कल ही स्ट्रक्चर बताई थी ना, अब देख लो स्ट्रक्चर से देख लो। अरे भाई इतना क्या दिक्कत है। H4P2O7 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो। तो यहाँ कोई पीपी बॉन्ड है ही नहीं है, पीएच बॉन्ड तो बात की बात है, कोई पीपी बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पे पीओपी है, तो ये तो आएगा ही नहीं। H4P2O5 इसमें भी पीओपी बॉन्ड होता है, जो पायरो सीरीज होती है सब में पीओपी बॉन्ड होता है, जिसमें 5 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटर करो H4P2O6, तो H4P2O6 देख लो, पीपी बॉन्ड तो प्रेजेंट है, क्या पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे? पीओएच बॉन्ड प्रेजेंट है ना, पीएच बॉन्ड तो है ही नहीं H4P2O6 में भी। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। क्या आएगा? नन ऑफ दिस। पढ़ते तो हो नहीं आप, ठीक है, अब इतना नहीं पढ़ सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ। H4P2O6 है, उसमें पीपी बॉन्ड तो है बट पीएच बॉन्ड नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन और है। द साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, हाँ, आपको बताना है कि साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का क्या तो फॉर्मूला है, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, कम से कम ये तो सही कीजिए। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, आंसर निकालिए। इस साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितने तो क्या तो फॉर्मूला होगा और कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। कल पढ़ाया था ना लास्ट में, 2 फॉर्म में रहता है, एक तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक, एक साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक। फॉर्मूला और इसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है। हाँ जसपाल, वेरी गुड। देखो जो आंसर दे रहा है मैं उस समरजोत स्टार्ट, देखते हैं अपना ऑप्शन मिलाओ आप। एक बार फिर से जसपाल ट्राई करो, कोई मिस्टेक हो सकता है तुम्हारा रॉन्ग हो जाए। बाकियों का कई आंसर, कईयों का आंसर एक जैसा आ रहा है। चलो ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, देखते हैं किसका सही है, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। देखो जो साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो जो HPO3, HPO3 का होल एन होता है, जनरल फॉर्मूला हमने कल देखा था। तो ट्राई है ना, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे? 3 आ जाती है, ठीक है। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3P3O9, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, देखो। मैंने आपको कल बताया था इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है PO, फिर O, अल्टरनेट फॉस्फोरस ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इस तरह से हो गए। ओके, तो पीओपी बना लिया आपने, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन। मैंने क्या बताया था, 3 हाइड्रोजन है, तो हर फॉस्फोरस पे OH आ जाएगा, ठीक है, OH हर फॉस्फोरस पे क्या आएगा? OH आ जाएगा। ओके, और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, देखो कितने हुए। सबसे पहले बाहर वाले कर लेते हैं काउंट, है ना। बाहर वाले देखो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा PO वाला हो गया, एक सिग्मा OH वाला हो गया। तो हर फॉस्फोरस के बाहर कितने सिग्मा है? 3 है। कितने है ऐसे? 1 2 3, है ना। तो 3 × 3 9, तो ये बाहर वाले हो गए, आउटर मोस्ट वाले, ठीक है। अंदर वाले कितने हुए देखो, 1 2 और 3 4 5 और 6, 6 ये हो गया ना। तो 9 + 6 कितने हो गए यहाँ पे?
15 हो गए, तो करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, हाँ जसपाल तूने ये काउंट नहीं किए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के छोड़ दिए। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर आएगा सी। जिन स्टूडेंट ने सी ऑप्शन बताया है वो उनका करेक्ट है। HPO3 का होल थ्राइस और कंटेन 15 सिग्मा बॉन्ड होंगे टोटल। ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप। ठीक है, हाँ जी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, यदि आप कर सकते हो तो। देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने आपको बता दिया, जेई के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन हमेशा केमिकल बॉन्डिंग के साथ ही रहता है। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन बिटवीन कॉपर मेटल एंड डाइल्यूट HNO3। सबसे पहले आपको कॉपर की और डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करवानी है। ठीक है, और क्या बनता है वो आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। तो आपको, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, उस ऑप्शन में कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपको बताने हैं। सबसे पहला है, तो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग प्रोडक्ट इज NO गैस। ठीक है, हाँ, क्या यहाँ पे NO गैस है वो एक प्रिंसिपल रिड्यूसिंग प्रोडक्ट आएगा, है ना, एक तरह से मेन प्रोडक्ट आएगा NO गैस, यस और नो, वो बताना आपको। हाँ राजू, इतनी लेट कैसे होगी, ये क्लास में टाइम है आने का। फिर देखो बी, कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर प्लस टू आयंस विच इज ब्लू इन द कलर। ठीक है, जो कॉपर प्लस टू है, कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर प्लस टू एक्वस आयन में, जो कि ब्लू कलर का है। NO इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसमें, एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, फिर डी ऑप्शन है, NO रिएक्ट विद O2 टू प्रोड्यूस NO2 व्हिच इज लीनियर इन शेप। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लो इसको, है ना, 5 मिनट ले सकते हो, क्योंकि बिना पढ़े तो करोगे, कर नहीं सकते, है ना। तो जो भी है मैं आपको शेयर करता हूँ, एक एक स्टेटमेंट आप पढ़ते जाइए। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। करेक्ट पेयों का मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से आएंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले रिएक्शन को देखते हैं। देखो, हाँ जी, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। मैंने आपको बताया था डाइल्यूट HNO3 के साथ जो प्रोडक्ट होते हैं वो कॉपर नाइट्रेट हर केस में बनता है, चाहे कोई भी केस हो, प्लस वाटर बनेगा, प्लस बनेगी NO गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है यहाँ पे, NO। तो यहाँ पे NO गैस के बेसिस पे हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, तो ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल एक रिड्यूसिंग प्रोडक्ट भी है, वो यहाँ नाइट्रोजन प्लस प्लस टू स्टेट में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका आ ही जाएगा। ओके, फिर जो कॉपर नाइट्रेट है ये प्लस टू स्टेट में है ना, ये कॉपर प्लस टू का एक सोल्यूशन है, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कलर ब्लू होता है, जनरली ब्लू कलर होता है कॉपर प्लस टू आयंस का। ठीक है, हाँ, कॉपर नाइट्रेट का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। फिर NO गैस की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक है, NO2 नहीं आएगी, डाइल्यूट के साथ NO2 नहीं आएगी, कंसंट्रेटेड के साथ आती है। NO क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 15 है ना, 7+8, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन आपके ऑड इलेक्ट्रॉन, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, तो इसका आप मोलिकुलर एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हो, और वहां से इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अनपेड कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो किस तरह से लिखते हैं हम, देखो एक बार लिख के दिखाता हूँ, आपको याद है तो, σ1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 14 या 14 से ज्यादा है तो
पहले कौन आता है? पहले आई थिंक आता है आपका सिग्मा 2pz। क्या आता है? सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने भर दिए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14 हो गया ना। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे ना, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। ओके, हाँ जी, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये बिल्कुल पाई स्टार 2px में प्रेजेंट होगा, जो कि क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो भी स्टार वाले है। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण क्या होता है? ये एक पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। और ये लिखना मैंने आपको सिखाया भी है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में, और इसकी जरूरत भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते ही है। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो आप इस तरह से इसके आंसर दे सकते हो। उसके बाद एनओ की शेप के बारे में बात करें, तो एनओ में आप एनओ का जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें ऑब्वियस है, आप डबल बॉन्ड भी बनाओगे या कैसे भी बनाओ, डबल बॉन्ड बनाओ या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, एक तो रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, उसके कारण जो रिपल्सन होगा, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन करो होगा, तो ये लीनियर तो नहीं रह पाएगा, इसकी शेप है वो लीनियर नहीं होगी। ठीक है, इसकी शेप है वो एंगुलर के अंदर आएगी। किसमें आएगी? एंगुलर के अंदर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन देखो, जब भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑक्सीजन है, तो आप जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको हम पूरे लोन पेयर की तरह काउंट करते हैं। तो यहाँ का इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp2 रहेगा। ठीक है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, और ये भी एक पूरा लोन पेयर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन है जो सराउंडिंग एटम है वो सेंट्रल से क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपका डी ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसकी शेप लीनियर नहीं हो सकती, एंगुलर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप 15 ग्रुप को एक बार पढ़े, बार बार पढ़े। ठीक है, जब साथ में जब 15 16 हो रहा है तो दोनों ग्रुप को अच्छे से करें, अच्छे से कंप्लीट करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी 15 16 जो भी प्री ब्लॉक है वो आप एनसीईआरटी जो भी नोट्स है ना, उनसे अच्छे से रिवाइज करके सारी रिएक्शन वगैरह अच्छे से करके रेडी रखें। ठीक है, हाँ, आपके कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं करोगे तो फिर बाकी चैप्टर करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा ना। उसके बाद तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वगैरह रह जाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन में वो करोगे, ऑर्गेनिक करोगे। ठीक है, तो आप इनको रेडी कर ले अभी से। चलो हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 16 की बात करते हैं, है ना, जो जरा बड़ा नहीं है ना। और रिएक्शंस इसमें भी वैसे ही आएगी, तरीका वही सेम है, सेम टू सेम है ना, जरा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है नहीं, नॉर्मल सी रिएक्शन है। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको किस तरह से पढ़ना है? खाने के टाइप में पढ़ना है, स्टोरी के टाइप में। ठीक है, जैसे हमने 15 पढ़ा था वैसे 16 पढ़ाना है। 16 थोड़ा सा इससे इजी है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 16 इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। और कई बार इसको हम चेल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। चेल्कोजन का मतलब होता है और फॉर्म करना। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है वो मोस्टली और फॉर्म करते हैं, चाहे आप ऑक्साइड और देख लो अर्थ क्रस्ट में, चाहे आप सल्फाइड और देख लो। ठीक है, तो मोस्टली ये क्या बनाते हैं? और बनाते हैं, तो इनको हम चेल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 16 को हम चेल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कई बार हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ग्रुप 16 की बात करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, आप ध्यान से सुने, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम और पोलोनियम है। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 NP4। ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एटॉमिक नंबर की बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, फिर सल्फर का निकालना तो 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 16। फिर सेलेनियम का निकालना है तो 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, है ना। आर्सेनिक का 33 होता है, सेलेनियम का 34 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 15 ग्रुप का क्या था? आर्सेनिक था ना, 33 वाला। ठीक है, हाँ, फिर 18 फिर से ऐड करो तो 52 हो जाएगा टेलुरियम का, और फिर 32 ऐड करते ही 84 हो जाएगा आपका पोलोनियम का। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन और सल्फर है, दोनों नॉन मेटल होते हैं, इनको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? नॉन मेटल। सेलेनियम और टेलुरियम अगेन मेटेलॉइड होते हैं, जैसे हमने 15 ग्रुप में पढ़ा था, मिडिल वाले दो। और नीचे वाले जो भी एलिमेंट है वो क्या है? मेटेलिक करेक्टर होते हैं इसमें। ठीक है, क्या होते हैं? मेटेलिक करेक्टर
होंगे। पोलोनियम ऑल्दो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ओके, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, टॉप टू बॉटम जाने पे होगी डिक्रीज। सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 ऑक्सीजन की होती है ना। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी फ्लोरीन की, और फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है, ठीक है। सल्फर की बात करें तो 2.5 के आसपास होती है सल्फर की, 2.45 के आसपास, ठीक है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करेगी, ठीक है। ऑल्दो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक काफी ज्यादा है, ठीक है। पोलोनियम की सबसे कम है, इसलिए उसमें मेटेलिक करेक्टर आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अकरेंस की, ठीक है, प्रेजेंट कैसे रहते हैं। जैसे हमने 15 ग्रुप में भी अकरेंस की बात की थी, नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में होता है, तो ऑक्सीजन का अकरेंस होता है सबसे ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट में। मुझे बताओ नेचर में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर, ओवरऑल हम बात करें नेचर के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी अबंडेंस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, कौन होता है। नहीं, एल्यूमिनियम गलत है, नेचर में एल्यूमिनियम इतना ज्यादा हो गया तो फिर तो मतलब बात ही अलग होगी ना। देखो आप गलत बोल रहे हो, देखो अभी भी आंसर गलत है। यदि हम अर्थ क्रस्ट है, एटमॉस्फेयर है, इन सबको काउंट करें और अबंडेंस की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, एक नंबर पे आता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा। एटमॉस्फेयर मतलब हम एटमॉस्फेयर को, अर्थ क्रस्ट को, सबको काउंट करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही भरा पड़ा है, ठीक है। मेनली जो जो आपकी सिलिका होती है, जो भी सैंड है, जितनी भी रॉक्स होती है, सब में ऑक्सीजन है ना। बाकी एलिमेंट तो है ही है, हाँ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, एक नंबर पे आता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 नंबर पे आता है सिलिकॉन, कौन आता है, सिलिकॉन। नाइट्रोजन तो सिर्फ एटमॉस्फेयर में है, बाकी है ही कहाँ नाइट्रोजन इतना ज्यादा, नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में है, एयर के अंदर है, बाकी कहाँ अर्थ क्रस्ट में इतना कहाँ है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है अर्थ क्रस्ट में, फिर सिलिकॉन, और थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। मतलब मेटल में सबसे मोस्ट अबंडेंट एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होता है मेटल के अंदर, मेटल के अंदर इसका एक नंबर आता है। बट नॉन मेटल को हम देखें तो ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, अर्थ क्रस्ट का जो मास है, हाइड्रोजन वो यूनिवर्स में होता है, हाइड्रोजन वो यूनिवर्स की बात करें ना, यदि हम यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन रहता है ना। यदि सन है, स्टार है, इनकी बात करें तो हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट का जितना भी मास है उसमें 46.6% बाई मास तो किसका है, ऑक्सीजन का है। यदि आप 100 किलोग्राम की आपकी अर्थ क्रस्ट है, उसमें 46 के आसपास कौन है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। इतनी ज्यादा अबंडेंस है। ड्राई एयर की बात करूं मैं, एटमोस्फेयर की बात करूं, तो ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेट 21% प्रेजेंट होता है, 21% प्रेजेंट होता है ना। सल्फर की बात करें तो सल्फर फ्री फॉर्म में नहीं रहता, सल्फर हमेशा कंबाइन फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सल्फर मिल गया नीचे से सल्फर पड़ा है ना, खोद के निकाल लो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सल्फर होता है कंबाइन फॉर्म में। जैसे एग्जांपल, सल्फर के जो मिनरल्स है, जो भी ओर है ना, एक तो जिप्सम हो गया, तो आपने नाम सुना होगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का ये डाईहाइड्रेट होता है, CaSO4.2H2, ये जिप्सम है। और जो प्लास्टर पेरिस है उसमें क्या होता है, हेमीहाइड्रेट होता है, वो क्या होता है, हेमीहाइड्रेट होता है, उसमें हाफ आता है, ठीक है। तो जिप्सम, जिप्सम के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो इप्सम सॉल्ट होता है, ये आपको धीरे धीरे पढ़ने और आपको याद हो जाएंगे ना, ऑलरेडी कई चीजें तो आप पहले से पढ़ चुकी हो इनमें से, बाकी की है ना आपकी मेटलर्जी में आ जाएगी, +2 में आ जाएगी, ठीक है। अलग अलग चैप्टर में रिपीट होते हैं, कोई नई चीज नहीं है, नए फॉर्मूले नहीं आ रहे, वही फॉर्मूले आगे हर चैप्टर में रिपीट हो जाएंगे, तो इनसे बोरिंग होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बस कहानी की तरह पढ़े, है ना, अपने आप हो जाएगा। इप्सम सॉल्ट क्या होता है, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट .7H2, ठीक है। ये इप्सम सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, इप्सम सॉल्ट। और भी सल्फेट फॉर्म में जैसे आपका कॉपर सल्फेट, है ना, ब्लू विट्रोल जानते हो आप, ब्लू विट्रोल होता है, ग्रीन विट्रोल होता है ना, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो, ठीक है। वहां पे भी आपका सल्फर प्रेजेंट रहता है। ओके, BSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट, है ना, इसको हम बेराइट भी बोलते हैं, तो इसके अंदर भी सल्फर प्रेजेंट है। तो ये सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड बहुत सारे हैं, बेरियम सल्फेट है ना, CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट हो गया, है ना, FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रोल, है ना, देयर आर सो मेनी मेनी कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है ना, सल्फाइड और है, लाइक PbS, लेड सल्फाइड। क्या है, लेड सल्फाइड।
इसके अंदर भी सल्फर प्रेजेंट है। और जनरली हम सल्फर को जब आइसोलेट करते हैं तो पीबीएस इन्हीं से करते जाता निकालते हैं, ठीक। तो जो पीबीएस है इसका नाम है गेलेना होता है। क्या होता है? गेलेना, ठीक है। ये एक सल्फर का एक तरह से लेड का और है, सॉरी ये लेड का क्या है, एक और है ना। और भी देखे देखो, इसके अलावा जिंक का और जेडएनएस, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिसको हम जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं। जिंक जिंक सल्फाइड को हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। तो ये आपके फिर से रिपीट होंगे, कहाँ होंगे? मेटलर्जी के अंदर, ठीक है। हाँ, ये सारे के सारे आपको वैसे ही याद करने हैं, है ना। सबका जो भी मैं लिखा रहा हूँ सब याद करने हैं, अभी याद कर लग जाओ तो ओके है, क्योंकि वापस आने वाले रिपीट होंगे ये तो। मेटलर्जी के अंदर फिर से है जिंक ब्लेंड है ना, जिंक का और हो गया, ठीक है। उसके अंदर भी सल्फर प्रेजेंट है। एक है CuFeS2, बताओ इसका नाम जानते हो? CuFeS2 के बारे में कभी सुना है आपने? ये कॉपर का और होता है, इसका नाम क्या होता है? यदि कहीं का ICIC बोर्ड वगैरह हो तो उसके अंदर आया होगा कई बार, है ना, मेटलर्जी में। CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट। क्या होता है? कॉपर पाइराइट, ठीक है। कॉपर पाइराइट ही होता है आपका CuFeS2। तो यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो वोल्केनेज होती है, वोल्केनो होती है, ठीक है, जो भी ज्वालामुखी होती है, उसके अंदर H2S गैस रिलीज होती है। जो वोल्केनोज होती है ना, वहां से जो गैस रिलीज होती है H2S, तो उसमें भी क्या होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं मैं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं, ऑर्गेनिक मैटर से मान लीजिए आपके पास जैसे एग हो गया, ठीक है, उसके अंदर सल्फर है। प्रोटीन से जितनी भी, उसके अंदर आपको पता है सल्फर प्रेजेंट है ना। बायोलॉजी के स्टूडेंट ये जानते भी है कि प्रोटीन में सल्फर कहाँ से आ गया, कोई बता सकता है कि प्रोटीन में सल्फर कहाँ से आ गया? कौन बताएगा? ठीक है, आंसर दो। प्रोटीन में सल्फर कहाँ से आ जाता है? कोई ऐसा एमिनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है? सल्फर कंटेनिंग देयर इज एमिनो एसिड इन विच सल्फर इज प्रेजेंट। ऐसा कोई एमिनो एसिड होता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है? बिल्कुल होता है ना। क्या होता है? हाँ, ऐसे एक एक नहीं, दो तीन होते हैं ना। मिथियोनिन हो जाता है ना, सिस्टीन हो जाता है ना, सिस्टीन। ओके। हाँ, थाइमिन तो एमिनो एसिड नहीं है, थाइमिन तो एक है ना बेस, आपका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। वो तो बेस है ना, थाइमिन क्या है? बेस है। मैं एमिनो एसिड की बात कर रहा हूँ। तो कई ऐसे एमिनो एसिड होते हैं लाइक सिस्टीन हो गया, है ना, वहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं सल्फर, क्योंकि प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड जैसे मिथियोनाइन है ना, तो इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गार्लिक हो गया, गार्लिक हो गया, गार्लिक के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। ऑनियन हो गया, ऑनियन में सल्फर प्रेजेंट है। मस्टर्ड है, ठीक है। और जो हेयर होते हैं अपने, उसमें सल्फर प्रेजेंट है। वूल है ना। तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, उनमें भी सल्फर प्रेजेंट है। ओके। तो मोस्ट अबंडेंट है आपका ऑक्सीजन है। सल्फर भी बहुत सारे प्रेजेंट होता है, और एक तरह से लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बात करें, जो अपने दो मेटलॉइड बच गए, सेलेनियम और टेलुरियम की बात करें, तो ये तो जनरली जो सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये और फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हाँ, है ना, मेटल सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिनको हम सेलेनाइड्स और टेलुराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सल्फर के साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अपने और के फॉर्म में। और पोलोनियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो इजीली मिलता नहीं है। और ये पोलोनियम बन कैसे सकता है? या थोरियम से या यूरेनियम का। जब जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, थोरियम है वो ब्रेक हो जाता है पोलोनियम में, या यूरेनियम ब्रेक होता है पोलोनियम में, तो ये डीके प्रोडक्ट से मिलता है। मतलब जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं कुछ, है ना, यूरेनियम के है या थोरियम है, जब उनका डीके होता है, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, तो आपको पोलोनियम वगैरह मिलते हैं। ओके, तो ये कुछ अकरेंस की बात थी, तो बिल्कुल एक स्टोरी टाइप की है, ठीक है, ये नेचर में कैसे कैसे मिल सकते हैं। उसके बाद हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की बात करें, तो सारे स्टूडेंट को पता ही है ना, इतनी चीज तो आप सीख ही गए होंगे, है ना, इतने दिनों तक, कि एटॉमिक रेडियस का टॉप टू बॉटम जाने में जो ट्रेंड होता है वो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। हमेशा तो नहीं, जनरली क्या होता है? इंक्रीज होता है। कई बार एक्सेप्शन आ जाता है 13th ग्रुप में वगैरह। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है? जनरली टॉप टू बॉटम जाने में क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम जाने पे, है ना, ये हम जानते ही है। और 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी है, वो 16 ग्रुप से क्या होती है? जरा होती है। हमने कल देख ही लिया था, हाफ फील्ड और का चक्कर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी का बेसिकली मीनिंग ये है कि जब आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है ना, इन जनरल। तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे जितना साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, कम रिलीज होती है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है और टॉप टू बॉटम जाने पे कम नेगेटिव होती है, ऐसा देखा गया है, यदि हमें डाटा की बात करूँ, है ना। तो टॉप टू बॉटम जाने पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डिक्रीज होनी चाहिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए। और जो डाटा है एनसीईआरटी के, है ना, उन्हीं से हम बात करेंगे। तो ऑक्सीजन, सल्फर,